हेलो गाइज, ये है लेक्चर नंबर 14 और इसमें हम ये चैप्टर बायोलॉजी की क्लासिफिकेशन कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में हम प्लांट किंगडम पे चलेंगे। तो रिमेनिंग जो टॉपिक्स हैं जैसे वायरस हो गया, वायरोइड्स, प्रियॉन्स, लाइकेन, माइकोराइजा, इस सब ये लेक्चर के अंदर सब का सब इंक्लूडेड है। और चलिए शुरू करते हैं। हम बात करेंगे पहले ड्यूटेरोमाइसिटीज की। अगर आपने एस्कोमाइसिटीज, फाइको या बेसिडियो नहीं पढ़ी है तो लेक्चर नंबर 13 और 12 में जाकर आप वो पढ़ें, उसके बाद में ये लेक्चर देखें। तो चलिए बात करते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज के बारे में। देखो, ड्यूटेरोमाइसिटीज में कुछ खास नहीं है। पहली बात तो ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर ये एग्जांपल आप याद रख सकते हैं कि ट्राइकोडर्मा ये एक बायो कंट्रोल एजेंट की तरह यूज होती है, या रूट इकोसिस्टम में इन्वॉल्व होती है। ठीक है। अल्टरनेरिया ये बीमारी कॉज करती है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। कोलिटोट्राइकम ये रेड रॉट ऑफ शुगर केन कॉज करती है। ओके। अब यहां पे अगर मैं इसकी हैबिट या हैबिटेट की बात करूं तो इसमें मेजॉरिटी जो है वो सेप्रोट्रॉफिक है, मतलब डिकम्पोजर्स हैं। एनसीईआरटी लिखती है कि मिनरल साइकिलिंग में इनका रोल होता है। पैरासिटिक भी है, जैसे ये एग्जांपल यहाँ पे पैरासिटिक का है, ये एग्जांपल भी पैरासिटिक का है। तो पैरासिटिक भी यहाँ पे इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। जो आपको ध्यान रखनी है बात कि इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरी तरीके से गायब है। ना सोमैटोगैमी होती है, ना गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट होता है, ना ही गैमेटेंजियल कॉपुलेशन होता है। और एसेक्सुअल अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करूं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहां पे स्पोर और फ्रेगमेंटेशन। स्पोर अगर आपने लेक्चर देखा है जिसमें हमने बेसिक्स ऑफ फंगी की बात करी थी, तो वहां पे स्पोर में हमने देखा था कि इसके अंदर कोनिडिया बनते हैं, कोनिडियोस्पोर्स इसमें देखने को मिलते हैं, और फ्रेगमेंटेशन इसमें देखने को मिलते हैं। माइसीलियम की इसकी बात करें तो माइसीलियम इसका कैसा है? माइसीलियम इसका सेप्टेट है। ठीक है, ब्रांच्ड भी है। अगर मैं बात करूं फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, उनके अंदर भी माइसीलियम ब्रांच मिल जाते हैं। ठीक है, इसमें भी सेप्टेट है। ओके, तो आप ये याद रख सकते हैं। अगर ड्यूटेरोमाइसिटीज के ग्रुप में कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता मिल जाए तो किस तरीके का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, उस हिसाब से हम उसे या तो एस्को में, बेसिडियो में या फिर फाइको में जाकर प्लेस कर देंगे। इसीलिए ये जो ग्रुप है ये एक वेग सा ग्रुप है। इसमें से ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होते रहते हैं और बाहर निकलते रहते हैं अगर उनमें कोई नई डिस्कवरी हो जाती है तो अगर आपसे कोई पूछे कि फंगी इम्परफेक्टाई कौन से ग्रुप को कहते हैं, तो इसी ग्रुप को कहते हैं इनपरफेक्ट फंगी। जो है वो ड्यूटेरोमाइसिटीज को बोला जाता है। तो यहां पे हमारी फंगस कंप्लीट होती है और हमने सारी बातें फंगस में करी हैं। आप क्वेश्चंस अगर सॉल्व करेंगे तो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट वायरस के बारे में। वायरस का मतलब क्या होता है? पॉइजन। ठीक है, जहर। सबसे पहले पाश्चर ने वायरस के बारे में बात करी थी, तो ऐसा माना जाता है कि टर्म वायरस जो है वो पाश्चर ने दिया था, लेकिन कोई भी साइंटिफिक प्रूफ इन्होंने नहीं दिया था, तो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ वगैरह इनके पास नहीं था। एनसीईआरटी की माने तो एनसीईआरटी कहती है कि इवानोवस्की ने 1892 में जो टर्म वायरस है वो यूज करी थी। देखो, इवानोवस्की ने सबसे पहले डिस्कवरी करी है वायरस की, तो अगर मैं बोलूं कि डिस्कवरी किसने करी तो डिस्कवरी का श्रेय जाता है इवानोवस्की को। और टोबैको मोजाइक वायरस की डिस्कवरी इन्होंने करी थी और इन्होंने बेसिकली क्या देखा कि टोबैको के प्लांट पे बहुत सारे स्पॉट्स बन जाते हैं, बहुत सारे स्पॉट्स, दाग, धब्बे। इसी को मोजाइक डिजीज बोला गया है। जो वायरस टोबैको पे मोजाइक कंडीशन क्रिएट कर दे उसे हम बोलेंगे टोबैको मोजाइक वायरस। और इसकी डिस्कवरी जो है इवानोवस्की ने की थी 1892 में, तो इनको इसका क्रेडिट दिया जाता है। फिर आते हैं बेजरनिक 1898 में। इन्होंने क्या किया, इस प्लांट, अब बेसिकली इस प्लांट को लिया, टोबैको प्लांट जिसमें मोजाइक कंडीशन है, और उससे जो है फ्लूइड एक्सट्रैक्ट कर लिया।
इसके पीछे का कारण क्या था, बेसिकली ध्यान से सुनो। ये स्पॉट्स बनना तो किसी मिनरल और न्यूट्रिशन की कमी की वजह से भी हो सकता है। तो फ्लूइड को एक्सट्रैक्ट किया और इस फ्लूइड को अदर प्लांट्स पे डाल के देखा। एज ए रिजल्ट उनके अंदर भी मोजाइक कंडीशन देखने को मिल गई। दैट मीन्स कि ये जो फ्लूइड एक्सट्रैक्ट किया है ये इन्फेक्शियस है, तो इन्होंने इस फ्लूइड को बोला कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, और ये लैटिन लैंग्वेज में है, ठीक है। इसका मतलब होता है कंटेजियस फ्लूइड, जो कि डिजीज कॉज कर सकता है। ओके, तो ये है बेसिकली बेजरनिक। इसका अगर मैं इंग्लिश लिखूं तो इन्फेक्शन कॉजिंग फ्लूइड। आगे चलकर स्टैनली ने 1935 में क्रिस्टलाइजेशन कर दिया और वायरस कर दिया, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वायरस जो है वो, इसका मतलब क्या है, इसके छोटे छोटे क्रिस्टल्स बना दिए, वायरस के क्रिस्टल्स बना दिए। अब बेसिकली वायरस क्या होता है, वायरस कनेक्टिंग लिंक होता है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। अगर मैं आपसे बोलूं कि लिविंग में है तो वायरस कैसे बिहेव करेगा, लिविंग की तरह बिहेव करेगा, यानी वायरस जो है वो ऑब्लिगेट पैरासाइट हो गया। अगर पैरासाइट है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर है तभी वो लिविंग है, और अगर वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं है, बाहर के एनवायरनमेंट में है, तो फिर वो क्या है, इनर्ट है। आउटसाइड लिविंग अगर मैं बात करूं तो ये क्या रहता है, इनर्ट रहता है, यानी नॉन लिविंग रहता है। इसीलिए हम क्या कह रहे हैं कि वायरस जो है वो ऑब्लिगेट पैरासाइट है, मतलब अगर उसको जिंदा रहना है तो उसे कोई ना कोई मशीनरी चाहिए। देखो, वायरस एक नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर है, और किसी भी ऑर्गेनिज्म जिसके पास में सेल जैसा स्ट्रक्चर ना हो उसे हम एकैरियोट कहते हैं। तो ये एकैरियोट है। तो आपको ये बात भी याद रखनी है कि नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर है और ये एकैरियोट कहलाते हैं। वायरोइड्स भी एकैरियोट कहलाते हैं, प्रियॉन्स भी एकैरियोट्स कहलाते हैं, बेसिकली जिनके पास सेल जैसा स्ट्रक्चर ना हो। तो वायरस नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर है, दैट मीन्स इसके ऊपर सेल थ्योरी भी अप्लाई नहीं होती। तो अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो स्ट्रक्चर ऑफ वायरस में बेसिकली वायरस को आप बोल सकते हो न्यूक्लियो कैप्सिड। कैप्सिड तो है प्रोटीन कोट, और न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लिक एसिड। अब ये न्यूक्लिक एसिड या तो डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है। डीएनए में ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो सकता है, जैसा कि बैक्टीरियोफेजेस के अंदर देखने को मिलता है। मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरियोफेजेस में यही देखने को मिलता है। और ये सिंगल स्ट्रैंड डीएनए भी हो सकता है। बैक्टीरियोफेज में एक एग्जांपल है 5x174 है, आपके एनसीईआरटी में 12th क्लास में दे रखा है, उसके अंदर सिंगल स्ट्रैंड डीएनए है। आरएनए में भी यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंड आरएनए और डबल स्ट्रैंड आरएनए भी देखने को मिल जाता है इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल, जैसे कि टोबैको मोजाइक वायरस, ठीक है, या फिर एचआईवी वायरस। इनके अंदर क्या है, आरएनए है, बेसिकली सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है। प्रोटीन कोट को कैप्सिड कहते हैं। कैप्सिड जो मोनोमर यूनिट, मतलब जो छोटी छोटी यूनिट जुड़कर ये पूरा कोट बनता है, उसे कहते हैं कैप्सोमियर। तो इसे बोला जाता है कैप्सोमियर। ओके, तो वायरस के बारे में आपको ये सारी बातें तो ध्यान रखनी है। और जहां तक आरएनए की बात है, तो आरएनए में मैं आप यहाँ पे क्यूबी बैक्टीरियोफेज का नाम भी लिख सकते हैं। क्यूबी बैक्टीरियोफेज जो है वो भी क्या है, एक आरएनए वाला वायरस है, ठीक है। ज्यादातर बैक्टीरियोफेजेस कैसे होते हैं, डबल स्ट्रैंड डीएनए वाले होते हैं। एक बार वायरस की जो फंक्शनिंग है वो हम देखते हैं। बैक्टीरियोफेज का डायग्राम भी देख लेते हैं। तो बैक्टीरियोफेज कुछ ऐसा वायरस होता है, ठीक है, जिसमें ये हेड है, नेक, कॉलर, ये टेल वगैरह आप कह सकते हो, ये इसका डीएनए मान लो,
या जेनेटिक मटेरियल मान लो, ठीक है। वायरस के पास में इसके अलावा एंजाइम्स भी होते हैं। अगर आपने HIV का स्ट्रक्चर ढंग से पढ़ा है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, तो वायरस में एंजाइम भी है। वहां पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करने में हेल्प करता है, RNA से DNA बनाता है, ठीक है। तो ये एंजाइम्स क्या वायरस खुद बनाता है क्या? नहीं, एंजाइम वायरस खुद नहीं बनाता। अब मैं मैकेनिज्म समझा रहा हूं। मान लो ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरियोफेज का काम बैक्टीरिया पे अटैक करना है। ये आएगा, इससे जुड़ेगा और अपना DNA इसमें डाल देगा। ये इसका खुद का DNA, इसके खुद के DNA के साथ में ये इनकॉर्पोरेट होगा और अब ये क्या हो चुका है? हाईजैक। अब जो है वो या तो ये सेल खत्म हो जाएगी। खत्म कैसे होगी? ये जो काम करवाएगा इससे, ये प्रॉपरली इसमें चल नहीं पाएंगे और थोड़ी देर बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो या तो ये क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगी बैक्टीरिया, या फिर ये वायरस फैक्ट्री की तरह काम करेगा। अगर ये वायरस फैक्ट्री की तरह काम करेगा तो ये बहुत सारा क्या प्रोड्यूस करेगा? ये बैक्टीरिया जो है इसके DNA के साथ, वायरस के DNA के साथ मिलने के बाद बहुत सारा RNA वगैरह, DNA वगैरह, प्रोटीन वगैरह और एंजाइम्स वगैरह भी यही बनाएगा। तो मान लो RNA, ठीक है, प्रोटीन कोट के लिए जो भी चीज चाहिए वो प्रोटीन कोट, और एंजाइम्स भी इसी में बनेंगे। तो वायरस को जो जो चीजें चाहिए होती हैं वो एग्जैक्टली अपने होस्ट से बनवाता है। तो ये क्या है? इसका होस्ट है। वायरस से बहुत सारी डिजीजेस हैं जो अलग अलग चैप्टर्स में दे रखी हैं, तो आपको उन चैप्टर्स में वो पढ़नी है। वायरस से जैसे टोबैको के अंदर हमने टोबैको मोजाइक वायरस, ये हमने डिस्कस कर ली। एक आधे डिजीज और हैं जो आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि लीफ रोलिंग कर्लिंग, लीफ रोलिंग, लीफ कर्लिंग, ये डिजीजेस हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा ड्वार्फिंग, स्टंट ग्रोथ, वीन क्लियरिंग, ठीक है। तो सारी एनसीईआरटी के अंदर दे रखी हैं डिजीजेस, आपको ये सारी डिजीजेस जो हैं वो ध्यान रखनी है। इसके बाद बात करते हैं कि अगर वायरस में से प्रोटीन कोट हटा दो तो क्या बन जाएगा? वायरोइड्स बन जाएंगे। वायरोइड्स की डिस्कवरी 1971 में T.O. डायनर ने की थी। ये क्या होते हैं? ये RNA होते हैं, और RNA छोटे से होते हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट, मतलब RNA का मॉलिक्यूल। और यहां पे हमें एक डिजीज याद रखनी है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, ठीक है। PSTD, इसको करवाने वाला ऑर्गेनिज्म PSTV, यानी पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड। ओके, तो जाहिर सी बात है वायरस ओवरऑल बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होता है, तो वायरॉइड्स और ज्यादा कम होते हैं। एक और एकैरियोट है जिसका नाम है प्रियॉन्स। अब प्रियॉन्स क्या होते हैं? अब नॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होते हैं। ये ऐसे प्रोटीन होते हैं जो अब नॉर्मली फोल्ड है, मतलब देखो प्रोटीन सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टनरी ऐसे स्ट्रक्चर में फोल्ड होता है। अब ये अब नॉर्मली होते हैं, मतलब ये है कि इनकी तरह फोल्डिंग कोई भी प्रोटीन शो नहीं करता। अब ये बॉडी में घूमते रहते हैं, कभी न्यूरोट्रांसमीटर के साथ, कभी न्यूरॉन के रिसेप्टर के साथ, किसी ना किसी के साथ रिएक्ट कर करके उसे डिस्ट्रॉय करके बेसिकली ये डिजीज कॉज करते हैं। ज्यादातर ये जो है दिमाग की बीमारियां कॉज करते हैं। तो ये क्या कॉज करते हैं? BSE डिजीज, जिसकी फुल फॉर्म है बोवाइन स्पॉन्जी फॉर्म एनसेफेलोपैथी। पैथी की स्पेलिंग यहां पे थोड़ी सी मिस्टेक है, पैथी। बोवाइन का मतलब होता है कैटल, तो ये कैटल्स के होने वाली डिजीज है, और इसको एक और नेम से जानते हैं, इसे बोलते हैं मैड काउ डिजीज। तो बेसिकली आपको ये याद रखना है कि कैटल्स के अंदर ये, इसी का एक और एग्जाम्पल है जो कि ह्यूमंस के अंदर देखने को मिलता है। एक और एग्जाम्पल वो है CR जैकब डिजीज।
दोनों के अंदर ही ब्रेन जो है वो अफेक्टेड होता है। वैसे इंसेफेलोपैथी का मतलब होता है अगर ब्रेन में किसी तरीके का डिफॉर्मिटी आ जाए, डिस्टॉर्शन आ जाए, तो ये है प्रियॉन्स। अब हम बात करते हैं लाइकेन के बारे में। लाइकेन क्या होते हैं? लाइकेन एक तो पोल्यूशन इंडिकेटर है, पोल्यूशन इंडिकेट करते हैं। ज्यादा SO2 वाली जगह पे, सल्फर गैस जहां ज्यादा है SO2, अगर कहीं पे ज्यादा है तो लाइकेन जो है वो कम हो जाएंगे वहां। ठीक है। लाइकेन में दो कंपोनेंट होते हैं। अगर एक्टिनोमाइसिटीज फंगस है तो इसके साथ में बेसिकली ग्रीन एल्गी सिम्बायोटिक एसोसिएशन करेगी, तो एल्गी के केस में ग्रीन एल्गी। और अगर बेसिडियोमाइसिटीज है तो इसके साथ ब्लू ग्रीन एल्गी यानी साइनो बैक्टीरिया एसोसिएशन करेगा। तो दोनों ग्रीन एल्गी भी और साइनो बैक्टीरिया दोनों एसोसिएशन करते हैं। एक्टिनोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज बेसिकली यहाँ पे ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन का काम करते हैं। ठीक है, दोनों मिलकर। इसमें फंगस जो है वो क्या क्या प्रोवाइड करता है? तो फंगस वाला पार्ट जो है वो शेल्टर, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, वाटर, ये सब प्रोवाइड करेगा। और ये क्या प्रोवाइड करेगी? ये प्रोवाइड करेगी फूड यानी खाना, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं इस वजह से। आगे की बात करते हैं और आगे हम पढ़ते हैं माइकोराइजा, जितना हमारे सिलेबस में है। माइकोराइजा भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन। अब ये किस किस के बीच में है? ये फंगस और रूट्स ऑफ प्लांट्स के बीच में है। आओ, दो टाइप का है, एक तो एक्टो, मैं समझा देता हूं एक्टो और एंडो में क्या डिफरेंस है। तो एक्टो है एक और एक एंडो है। एक्टो का एग्जांपल है हमारे पास में पाइनस, ठीक है। पाइनस के साथ एक बेसिडियोमाइसिटीज जुड़ी होती है, पाइनस के साथ बेसिडियोमाइसिटीज है। अब एक्टो में क्या होता है? मान लो ये रूट है, ये रूट की सेल्स हैं। अब जो भी फंगस है उसके फिलामेंट ऐसे और इसके साथ एसोसिएशन, लेकिन ये फंगस ग्रो करते समय फिलामेंट बाहर की तरफ ग्रो करे तो है एक्टो। तो पाइनस के अंदर एक्टोमाइकोराइजा देखने को मिलता है और यहाँ पे दूसरी जो फंगस है उसका नाम है बेसिडियोमाइसिटीज। नेक्स्ट बात करेंगे, अगर ये जो रूट है, अगर फंगस जो है वो अंदर की तरफ पेनिट्रेट करती चली जाए, यानी अंदर के और टिश्यूज वगैरह जो हैं उनके साथ एसोसिएशन बनाती चली जाए, ठीक है, तो ये क्या है? प्लांट टिश्यू। तो ये एंडोमाइकोराइजा है। अब एंडोमाइकोराइजा ज्यादातर कौन करते हैं? एंडोमाइकोराइजा ज्यादातर कहते हैं जाइगोमाइसिटीज। जाइगोमाइसिटीज किसका टाइप है? फाइको का टाइप है, ठीक है। एंडो का एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल है ऑर्किड। आपको ध्यान रखना है कि ऑर्किड के साथ हैव बेसिडियो, ठीक है। ऑर्किड के साथ कौन है? बेसिडियोमाइसिटीज है। बाकी ज्यादातर एंडो कौन करता है? जाइगोमाइसिटीज। तो ऑर्किड के पास में जाइगोमाइसिटीज नहीं, ये ध्यान रखना है। जाइगोमाइसिटीज में भी जो जीनस है ग्लोमस, वो आपको याद रखना है कि ज्यादातर क्या करता है? माइकोराइजा का फॉर्मेशन करता है। तो ये एक्टो और एंडो। माइकोराइजा में फंगस क्या प्रोवाइड करती है? अगेन फंगस का काम है यहाँ पे वाटर प्रोवाइड करना और मिनरल्स वगैरह प्रोवाइड करना, पैथोजन से बचाना, तो ये बायो कंट्रोल भी करती हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट, फॉस्फोरस को ऑब्जॉर्ब करने में, फॉस्फोरस को ऑब्जॉर्ब करने में ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो एक्टो में ज्यादातर बेसिडियोमाइसिटीज, एंडो में ज्यादातर जाइगोमाइसिटीज, जाइगोमाइसिटीज में ग्लोमस, ऑर्किड के पास लेकिन बेसिडियोमाइसिटीज है और ऑर्किड एक एग्जांपल है एंडो का।
तो यहाँ पे माइकोराइजा खत्म होता है और हमने ओवरऑल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कंप्लीट पढ़ लिया। आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कोई कमेंट सेक्शन में डाउट वगैरह हो तो वो भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर से हम शुरू करेंगे एल्गी और उसके बाद में हम प्लांट किंगडम को कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।